प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच डिजिटल पार्टनरशिप, ग्रीन पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमिक समेत कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सोनीपत के गोहाना में संत शिरोमणि कबीरदास की जयंती पर आयोजित समारोह में की शिरकत। कहा, संत कबीर की वाणी का हर शब्द देता है प्रेरणा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की हो रही है 53वीं बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। और पेपर लीक रोकथाम के लिए लोक परीक्षा कानून 2024 लागू। दोषियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का किया प्रावधान। नमस्कार, मैं गुरजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से नई दिल्ली में मुलाकात की। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने शेख हसीना का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश प्रतिनिधि मंडल सत्र का वार्ता का नेतृत्व किया। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें विकास साझेदारी, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार, स्वास्थ्य और रक्षा सहयोग शामिल हैं। और भारत बांग्लादेश प्रतिनिधि मंडल सत्र वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों पर दृष्ट पत्रों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के वार्ता के बाद साझा वक्तव्य जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार बताते हुए कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक प्राथमिकता देता है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति का लाभ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा। सहयोग करते आए हैं। हमने 1996 के गंगा रिवर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बातचीत के लिए शीघ्र ही एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। फ्रेंड्स, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। हमने काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है। संत शिरोमणि कबीरदास की जयंती पर आज सोनीपत के गोहाना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने सभी को जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संत कबीर की वाणी का हर शब्द प्रेरणा देता है। हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलने की जरूरत है। संत कबीर में समाज में फैली रूढ़िवादी सोच को खत्म किया। वे सर्वधर्म के प्रतीक हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने महापुरुषों की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार की अनेक योजनाओं का भी जिक्र किया। समाज में फैले हुए अंधविश्वास, जात पात और रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के लिए जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, आगे आकर के उनका विरोध किया है ताकि एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना हो सके। ये कबीरदास जी महाराज का जो सोच थी, उस सोच को आज की हमारी सरकारें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार, उसको धरातल के ऊपर उतारने का लगातार प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करवाए हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस व विपक्षी गठबंधन में देश व प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। हरियाणा में सरकार के अल्पमत में होने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ ड्रामा कर रही है। उनके महान आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के संकल्प को पूरे प्रदेश के सामने समान विकास और सब वर्गों का उत्थान लेकर के ये हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। जब मैं ये देखता हूं कि हमारी सरकार ने अंत्योदय का दर्शन, अंत्योदय भावना से हमारी सरकार ने संवैधानिक व नैतिक दायित्व होता है कि वह गरीबों की मदद करे ताकि गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके समाज मुख्य धारा के अंदर जुड़े। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत मंडपम में आयोजित वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भाग ले रहे हैं। बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इससे पहले जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुई थी। जीएसटी परिषद समय समय पर जीएसटी व्यवस्था से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक करती है, जिसमें कर की दरें, नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक मुद्दे शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद कर ढांचा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि ये देश के आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप हो और व्यवसायों पर कर का बोझ कम करे। संयुक्त CSIR यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा को अपरिहार्य परिस्थितियों और लॉजिस्टिक व्यवस्था के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 25 से 27 जून 2024 के बीच होने वाली थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि इस परीक्षा के आयोजन के लिए संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बाद में घोषित किया जाएगा। एनटीए ने कहा कि किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी एनटीए हेल्प डेस्क फोन नंबर 011-4759-000 और 011-6922-7700 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीए से csirnet@nta.ac.in पर मेल करके लिखित जानकारी भी ले सकते हैं। केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए एक कड़ा कानून बनाया है। इसमें दोषियों को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आधिकारिक गजट में प्रकाशित एक अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कानून के प्रावधान 21 जुलाई से लागू हो गए हैं। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस विधेयक को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इसमें धोखाधड़ी रोकने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद का प्रावधान रखा गया है। साथ ही धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने राज्य के IAS और HCS अधिकारियों के लिए 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। हरियाणा के लोक प्रशासन संसाधन गुरुग्राम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को देश भर में 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने वाले इन कानूनों की जटिलताओं से परिचित कराना है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा 1 जुलाई को इन कानूनों के लागू होने के बाद भी इस प्रशिक्षण प्रक्रिया को जारी रखेगा। इन कानूनों पर स्पष्टीकरण और संदेहों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा राज्य मुख्यालयों पर एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने की भी योजना है। उन्होंने कहा कि पुलिस और अभियोजन विभाग के अधिकारियों के लिए भी गुरुग्राम और पंचकुला में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
उन्होंने नए आपराधिक कानूनों में रूप, सामग्री, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख करते हुए उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता की उपलब्धता पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने नए कानूनों के प्रभावी होने में सिविल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल दिया। हरियाणा पुलिस विभाग में छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि जून और जुलाई माह के लिए ये रोक रहेगी। दरअसल जिलों में तैनात आईपीएस अधिकारियों और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स की ओर से छुट्टी के लिए लगातार एप्लीकेशन पुलिस मुख्यालयों में भेजी जा रही है। केंद्र के 3 नए कानून सूबे में 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, तो राज्य पुलिस ने अधिकारियों से 31 जुलाई तक इमरजेंसी को छोड़कर छुट्टी ना मांगने का आग्रह किया है। राज्य पुलिस ने ये उपाय ये सुनिश्चित करने के लिए किया है कि परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कई अप्रत्याशित समस्याएं जो सामने आ सकती हैं, उन्हें हल करने के लिए पर्यवेक्षी अधिकारी कार्यालय और फील्ड में मौजूद रहें। भाजपा में शामिल होने के बाद भिवानी पहुंची किरण चौधरी ने अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उदय भान के बयान पर कहा कि वे अब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। कांग्रेस में षड्यंत्र चलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दूसरों पर कटाक्ष करने की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनका राजनीतिक सफर क्या रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि पहले हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा की सरकार भी रही है। हरियाणा विकास पार्टी को कांग्रेस में विलय करवाने का काम भी उन्होंने ही किया था। अब वे सभी अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर भाजपा को हरियाणा में और मजबूत करने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा तीसरी बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। एक ऐसी पार्टी है जो आदमी को देखती है, परखती है, जिसका काम करने का ढंग है और वो उसके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से उसको आगे लेकर जाए। बढ़ने का यहाँ पर सिलसिला है, आगे निकलने का यहाँ पर सिलसिला है जो कांग्रेस में नहीं रहा। समझ रहे हैं आप? तो क्या जो हम जो है काम करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे, मैं और श्रुति, और जिस लायक भी होंगे पार्टी हमारे को आगे बढ़ाएगी। कोई मेरी तरफ से मैंने कोई शर्त नहीं रखी है, बेशर्त हम शामिल हुए हैं। एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते शामिल हुए और इस पार्टी को मजबूती देने के लिए शामिल हुए और जो है वो मजबूती मैं और मेरा कार्यकर्ता पूरी तरह से हरियाणा के अंदर आने वाले समय में देगा। और आप देखेंगे तीसरी बार सरकार धड़ाले के साथ जो है हम बीजेपी की बनाएंगे और जनहित की नीतियां जो है वो लागू करेंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के पश्चात आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जींद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि अब विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने सत्ता में आने से पहले जनता से जो वादे किए वे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कोई कोई तो बात कहेंगे, लेकिन वो जिसकी मर्जी है, प्रजातंत्र है, आप जिस पार्टी में जाओ, शायद उनका भविष्य उसमें अच्छा लगता होगा। शुभकामनाएं है मेरी। तो वीरेंद्र सिंह को 10 साल पहले लगी थी, छत्तीस बरादरी ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप देखिए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण जरूरत नहीं है। उनसे पूछो राज्यसभा में किसकी वोट दी थी, राष्ट्रपति के इलेक्शन में किसकी वोट दी थी और क्या उनका वो था, सबको मालूम है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किरण चौधरी के भाजपा में जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए क्या डील हुई, ये भी किरण चौधरी को बता देना चाहिए। जी ने कहा कि किरण चौधरी की शरीर तो था कांग्रेस में, आत्मा हमारे यहाँ थी। और किरण चौधरी कहती है कि मेरे प्रेरणा स्रोत मनोहर लाल खट्टर जी रहे हैं। अब चौधरी बंसीलाल जी तो उनके प्रेरणा स्रोत थे नहीं, तो जो उनके प्रेरणा स्रोत थे उनके साथ वो चली गई। जहाँ उनकी आत्मा थी वहाँ भी चली गई। मैं तो कहा है कि वो राज्यसभा के चुनाव में क्या डील हुई वो भी बता देनी चाहिए, खट्टर साहब को भी और किरण चौधरी को भी।
हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के तोशाम के विधायक किरण चौधरी के बारे में दिए गए बयान की बीजेपी ने कड़ी आलोचना की है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सांसद से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की है। दरअसल हिसार सांसद जयप्रकाश ने एक दिन पहले जींद के उच्चान्ना में कहा था कि किरण चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की विरासत नहीं है। विरासत हमेशा पुरुष के माध्यम से चलती है। बीजेपी की प्रदेश महामंत्री ने कहा कि हिसार सांसद के बयान से उनकी सोच के बारे में पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां महिलाओं को पूरा मान सम्मान मिलता है। महिलाएं किस तरीके से बराबर हो, सशक्त हो, समृद्ध हो, अपने पैरों पर खड़ी हो और उनके स्वाभिमान की रक्षा हो, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। और उसके विपरीत चाहे दिग्विजय सिंह के बयान हो, चाहे आज जयप्रकाश के बयान हो, ये जो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार महिला विरोधी बातें भी करते हैं और महिलाओं का सम्मान किस तरीके से कम हो उसके भी लगातार ये लोग चिंता करते हैं, जबकि इनको ये नहीं पता कि आज 50% वोटर जो है भारत में वो महिला है। तो मेरा यही सवाल है जयप्रकाश से कि आप कौन सी विरासत की बात कर रहे हो? क्या आपको महिलाओं ने वोट नहीं दिया आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? उनको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, उनको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी से मिली भगत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती। ऐसा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की ही मदद कर रहे हैं। वे कल रोहतक में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 लोकसभा सीट जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारे। हरियाणा में 5 लोकसभा सीट हासिल करना कांग्रेस की ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन की जीत है। क्यों ये बात करता है? जब चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, फिर क्यों मांगता है? वो हमारे से वोट क्यों नहीं मांगता है? उसको वोट मांगते हुए शर्म आती है? कह रहा हूं कांग्रेस में तो भगदड़ है। ये कांग्रेस नहीं जीती, ये इंडिया गठबंधन जीता है। कांग्रेस जीतती, कांग्रेस मजबूत दिखाई देती तो फिर कोई भी आदमी कांग्रेस को छोड़ करके नहीं जाता। फिर कांग्रेस में शामिल होने वालों की लाइन लगती। अब तो छोड़ के जाने वालों की लाइन लगी हुई है। हमारा कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं गया है। आज चुनाव की तारीख तय करो, हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जोर से लड़ेंगे। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित CXO मीट यानी चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर सम्मेलन में हरियाणा के विकास एवं पंचायत महिपाल ढांडा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और उनकी सराहना की। इस मौके पर कई उद्योगपति भी शामिल हुए। महिपाल ढांडा ने कहा, सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। इतना ही नहीं, समूह की सदस्य महिलाओं को बैंकों से लोन में भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ग्रामीण आजीविका मिशन को लेकर सरकार संजीदा है और इस पर निरंतर काम कर रही है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का हर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बने। केंद्र सरकार ने महिलाओं के हित में अनेक योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं का उत्थान नहीं होगा तब तक विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारा हर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत है और आर्थिक रूप से मजबूत अगर परिवार को करना तो स्वाभाविक बात है, उसमें तो सबसे ज्यादा भूमिका होती है गृहिणी की होती है। उसके पास जो परिवार के काम के बाद जो समय बचता है उस समय का वो उपयोग करे और कुछ नए आइडियाज के ऊपर वो काम करे। अब ये नया आइडियाज तो है कि 5,000 रुपए से एक महिला ने काम शुरू किया, अपने पति को भी काम पे लगाया, बच्चों को भी काम पे लगाया। सिर्फ 5,000 से एक साल में 1 लाख रुपए तक का इनका टर्नओवर घर बैठे बैठे ही काम कर रहे हैं। ऐसे अनेकों अनेक प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में आए हुए हैं और हमारे परिवार जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि लखपति दीदी बने।
वहीं सम्मेलन में शामिल स्वयं सहायता समूह महिलाओं ने सरकार का आभार जताते हुए बताया कि अब वे स्वयं के उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इन सनमाइका शीट से बनती हैं। ये सनमाइका शीट्स हम लोग कैटलॉग्स जो कि मार्केट में रिटेलर्स या सप्लायर्स के पास होते हैं और जो डिस्कार्ड हो जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, जो उन्हें फेंक देते हैं, मैं उनसे कलेक्ट करती हूँ और उनमें से सनमाइका निकाल के उनके ऊपर प्रिंटिंग करके मैं ये ज्वेलरी क्रिएट करती हूँ, जो कि यहाँ पर आप दिखा सकते हो इस तरीके की ज्वेलरी। सर ये मैंने 5,000 से शुरू किया था और अब तक मैं 1 लाख रुपए तक की सेल कर चुकी हूँ। इसमें 10 लोग काम करते हैं। साबुन बनाते हैं, अचार, मुरब्बा, पापड़, जैम, सारी चीजें, चटनियाँ जितनी भी होती हैं सारी चीजें। कम से कम 3 साल हो गए। सरकार से भी मदद मिली, बैंक लोन भी मिलते हैं हमें और अपने बीओ से भी लेते हैं और हमें अवार्ड भी मिला था 1 लाख रुपए का। हम बनाते हैं, मिट्टी के प्रोडक्ट बनाते हैं जो खाने पीने में जो होते हैं, दाल सब्जी पकाने के लिए, दही वगैरह के लिए या चाय दूध पीने के लिए, इस तरह की चीजें बनाती हैं जो पूर्ण रूप से शुद्ध होती हैं और मिट्टी की अपनी खुशबू होती है। परिवार के इसमें 5-6 लोग परिवार के लगे हुए हैं, बाकी अड़ोसी पड़ोसी हैं कुछ। इसमें रोजगार कम से कम 10-11 लोगों को रोजगार। मॉनसून की आहट के साथ ही करनाल जिले को बाढ़ से बचाने के लिए जिला प्रशासन सभी आवश्यक इंतजामों को पूरा करने में जुट गया है। करनाल में लगभग 30 करोड़ की लागत से यमुना नदी में बाढ़ बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। जिले में यमुना नदी पर 7 स्टड बनेंगे और तटबंध मजबूत होंगे। यमुना नदी पर निरीक्षण के लिए पहुंचे विधायक हरविंदर कल्याण ने बताया कि बीते वर्ष भी यमुना में आए उफान से दर्जन भर गांवों में तबाही हुई थी। संभावित खतरे को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने बाढ़ बचाव के कार्य शुरू कर दिए हैं। वास्तव में बहुत दिक्कत हुई थी जब यमुना में अधिक पानी आने के कारण से जो है बहुत खतरा बना था और काफी एरिया प्रभावित भी हुआ था। ऐसे सभी जो बाढ़ बचाव के कार्य हैं जो शुरू हुए हैं पूरे करनाल जिले के लगभग ये 30 करोड़ के करीब के कार्य हैं और आज उनमें से काफी कार्य होगी और लोग भी निश्चिंत रहें, समय पे काम पूरा होगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता के कारण से थोड़ी प्रक्रिया उसमें समय लगा क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ इस प्रकार के जो दिक्कतें जो आचार संहिता में आती हैं। विभाग के एक्सीएन मनोज कुमार ने बताया कि स्टड और तटबंध का कार्य शुरू हो गया है। सभी कार्य 30 जून तक पूरे कर लिए जाएंगे। अभी प्रावधान है और 7 अभी हमारे इसमें रिपेयर है और बाकी 2655 फीट की इनके बीच में रिवेटमेंट है जो तट को मजबूत करने का काम करेंगे। तो अभी हमारा इसका अभी लालूपुरा के लिए यही प्रावधान है हमारा बाढ़ से बचाव के लिए। हम ये सब अभी कर रहे हैं। हमारे जो हम करा रहे हैं वो 7 काम हो, मतलब इसको मिला के 7 काम है। ये लगभग है 28-30 के आसपास करोड़ के आसपास काम। तो हमारा हो चुके हैं सारे काम और हमारा 30/6 तक टारगेट रहेगा इसको कंप्लीट करने का। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 126 करोड़ रुपए की लागत की 22 प्रमुख परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से हिसार, जींद, कैथल और सिरसा जिलों में बुनियादी ढांचे का विकास कार्य जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हिसार के गांव सिसियाए में जल आपूर्ति योजना के तहत बाल समंद शाखा से पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा नारनौद और हांसी में विभिन्न ढाणियों में घरेलू नल कनेक्शन किए जाएंगे। वहीं सिरसा जिले के गांवों भारूखेड़ा, चौरमार खेड़ा, देसू जौधा, गदराना, हबुआना, जोंतावाली, खतरावान, मंगियाना, मसीता, नौरंग और सुखचौन को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की बढ़ी हुई जल आपूर्ति का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि कैथल जिले के पट्टी डोगरान गांव में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के साथ पेयजल आपूर्ति दी जाएगी। राज्य सरकार के इस प्रयास से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। सिरसा में कालांवाली क्षेत्र में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। साथ ही ये बारिश फसल नरमा, कपास व ग्वार की फसलों के लिए भी फायदेमंद है। अधिक गर्मी और नहरी पानी की कमी से फसलें मुरझा गई थी, लेकिन अब बरसात ने पानी की कमी को पूरा कर दिया है। किसानों ने खुशी जताते हुए कहा, इस बारिश से नरमा व कपास की फसल के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब फसलों के फुटाव में भी तेजी आएगी। बारिश हुई है उसने बहुत फायदा हो गया गर्मी नू
ਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ, ਕਪਾਹ ਨੂੰ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਗਈ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਧਿਆਇਆ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। इस वास्ते में बहुत अच्छा, और भी चाहिए। कृषि विभाग के उपनिदेशक सुखदेव सिंह ने बताया कि पिछले 2 दिनों से हुई बारिश से फसलों को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि कल 15 मिलीमीटर बारिश हुई। जिले में करीब 3,19,000 एकड़ में कपास व नरमा, 10,000 एकड़ में मूंग और 20,000 एकड़ ज्वार की बिजाई की गई है। इस बारिश से धान की रुपाई भी समय पर हो पाएगी। 3,19,000 एकड़ के अंदर 10,000 के अंदर मूंग की है, ग्वार की भी 20,000 एकड़ के अंदर बिजाई हो चुकी है। धान की बिजाई चल रही है, ट्रांसप्लांटिंग अब शुरू हुई है। कल जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, बारिश हुई है, इस बारिश से तापमान तो नीचे आया ही है। इस बारिश से सब फसलों को फायदा है, फसलों के लिए वरदान साबित होगी। क्योंकि कॉटन की फसल जल रही थी, बर्निंग हो रही थी, वो बर्निंग रुक जाएगी। मूंग की फसल को पानी देना पड़ रहा था, पानी देने से जहाँ पानी की क्वालिटी डाउन है वहाँ मूंग खत्म हो जाती है, पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्वार की फसल को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी फसलों के लिए कल की बारिश बहुत ही फायदेमंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। ये कार्यक्रम इस महीने 30 तारीख से आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सुझाव माईगॉव पोर्टल, नमो ऐप या टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड संदेश के रूप में भेजे जा सकते हैं। मन की बात के आगामी अंक के लिए सुझाव इस महीने की 28 तारीख तक भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद मन की बात रेडियो कार्यक्रम का ये 11वां अंक है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। भारतीय वृत्तचित्र द गोल्डन थ्रेड को 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में गोल्डन कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया है। मुंबई में एक समारोह में अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने निर्देशक निशिता जैन को यह पुरस्कार प्रदान किया। महोत्सव के निदेशक पृथुल कुमार ने कहा कि इस महोत्सव को सबसे अधिक संख्या में प्रतिनिधि और फिल्म पंजीकरण प्राप्त हुआ। उन्होंने फिल्म बिरादरी, जूरी, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इंडिया इन अमृतकाल की विशेष श्रेणी में निर्देशक एडमंड रैनसन को लाइफ इन लूम के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। श्री मोई सिंह को उनकी फिल्म एंड टूवर्ड्स हैप्पी एयरलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निवोदित निर्देशक का दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी पुरस्कार मिला। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ निर्माता सुब्बैया नल्लामुथु को इस वर्ष के प्रतिष्ठित डी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम अचीवमेंट पुरस्कार MISS के प्रति एक संस्करण में वृत्त चित्र फिल्मों और भारत में इसके आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म निर्माताओं को प्रदान किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री फंडिंग के लिए प्रॉब्लम था, फिर डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद उसको दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं थे। बट अभी ये डिजिटल रेवोल्यूशन में कंटेंट बिकम अ किंग, सो इसलिए हम कोई भी कंटेंट इस पर स्पेशलाइज करने में आसान हो जाता है। सो दिस इज अ गुड
टाइम अच्छा टाइम पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है कंपेयर टू अर्लियर टाइमिंग. दिस अवार्ड आई एम वेरी वेरी प्राउड. आई मीन ये अवार्ड मिलने के लिए बहुत लंबा जर्नी है, बहुत मुश्किल जर्नी था, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई फाइनली माई वर्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड. आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड. 2024 संस्करण में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीओसी फिल्म बाजार की शुरुआत की गई है. सप्ताह भर चले इस फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश की चुनिंदा फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी नामची हस्तियों की शिरकत भी देखने को मिलेगी. इसके साथ ही यहां उभरते हुए फिल्म मेकर्स के लिए वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस और पैनल डिस्कशन भी आकर्षण का केंद्र रहने वाली हैं. नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ये फिल्म फेस्टिवल मुंबई में फिल्म प्रभाग NFDC के अलावा दिल्ली के K3 ऑडिटोरियम, चेन्नई के टैगोर फिल्म सेंटर में भी प्रदर्शित किया गया. इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ. नमस्कार.